या ओके, वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में इसके देखा था कि बाइसिंग कैसे करते हैं सीमोस एम्पलीफायर्स के अंदर, बाइसिंग की नीड क्या क्या होती है। तो उसके आगे हमने कहा था कि हम इस सीरीज़ के सब्सिक्वेंटली हम लोग कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन, कॉमन गेट, ये सब एम्पलीफायर्स की वर्किंग और इनके वोल्टेज जो रेशियो आने वाला है, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर, वो सब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने स्क्रीन पे आपके लिए बना रखा है कि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का जो सर्किट है, बेसिकली आपको आइडिया होगा कि कॉमन सोर्स का मतलब होता है कि सोर्स टर्मिनल जो है इस मॉसफेट का, वो इनपुट और आउटपुट दोनों के साथ में कॉमन है। अगर मैं कहूँ कि VGS ये हमारा इनपुट साइड है और VDS ये हमारा आउटपुट साइड है, ये आपने BJT में भी देखा होगा। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बना रहे हैं तो बेस इमीटर अपना इनपुट होता है और कलेक्टर इमीटर अपना आउटपुट होता है, तो जस्ट सिमिलर है उनके। तो इस तरीके से ये कॉमन सोर्स की डिजाइनिंग हुई। इसके अंदर इनपुट हमने दिया गेट पे, आउटपुट हम लोग ले रहे हैं ड्रेन टर्मिनल पे और सोर्स हमारा ग्राउंड। और ये RD रेजिस्टेंस हमने कल देखा था कि क्यों इसकी ज़रूरत है, ये बाइसिंग के अंदर यूज आ रहा है। यहाँ पे मैंने इनपुट साइड में बाइसिंग का कोई भी सर्किट नहीं दिखाया, तो ये मान के चल रहे हैं कि इनपुट साइड ऑलरेडी बाइस्ड है। अब आप उसको चाहे वोल्टेज डिवाइडर से करो, चाहे जितने भी और डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं बाइसिंग करने के, आपने उनसे करके फाइनली आपने V इनपुट यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, डीसी सर्किटरी मैंने यहाँ पे नहीं दिखाई, ये स्मॉल सिग्नल मॉडल है। कोई भी आप ऐसी सिग्नल यहाँ पे फिर दोगे जो आपको एम्पलीफाई करके आउटपुट में चाहिए होता है। ठीक है, तो हम इस पहले इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल देख लेते हैं। ये गेट टर्मिनल, इधर ड्रेन टर्मिनल, नीचे सोर्स टर्मिनल। आई होप आपको ये स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाने आते होंगे। अगर बेसिकली स्मॉल सिग्नल मॉडल आपने नहीं बनाया कभी, आपको नहीं समझ आ रहा है कि ऐसे ही क्यों बना, तो इसके ऊपर हम कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए, सेपरेटली वीडियो बना देंगे कि इसी तरीके से इस चीज़ की डिज़ाइनिंग क्यों हुई। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसलिए मैं कहूँगा या तो आप इसको एक बार के लिए मेमोराइज कर लीजिए कि ऐसा ही बनता है। इधर गेट टर्मिनल, इधर ड्रेन टर्मिनल और इधर सोर्स टर्मिनल। गेट और सोर्स के बीच में क्या लगा हुआ है, गेट और सोर्स के बीच में इनपुट टर्मिनल लगा हुआ है, V इनपुट, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। ड्रेन और सोर्स के बीच में दो चीज़ें लगी रहती है। पहला, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स GM टाइम V इन, इसकी वैल्यू होती है GM टाइम V इन। V इन जितना आप यहाँ पे दोगे, GM से मल्टीप्लाई होके, GM प्री डिफाइंड मॉसफेट का सेट रहता है, GM से मल्टीप्लाई होके आपको उतनी करंट इस ब्रांच में मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ रहती है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RDS। ये थोड़ा सा ढंग से नहीं बना, बट ये रेजिस्टेंस है, मैं आपको समझा देता हूँ। जिसका दूसरा टर्मिनल भी ग्राउंड से ही कनेक्टेड है, ये भी सोर्स के साथ ही जुड़ा हुआ है और अभी सोर्स ग्राउंड है, तो ये लाइन एक ही है। ठीक है, RDS। और तीसरा, जब भी हम स्मॉल सिग्नल मॉडल बना रहे होते हैं तो जो हमारा ये VDD वोल्टेज है हम इसको नलीफाई कर देते हैं। तो जब ड्रेन टर्मिनल का एक सिरा, RD का एक सिरा ड्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा जीरो पे साथ जुड़ा हुआ है, जीरो मतलब ग्राउंड के साथ, तो हमने यहाँ पे भी वही बनाया है। RD का एक सिरा ड्रेन टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि है सोर्स टर्मिनल। तो यहाँ तक सब क्लियर। मतलब V आउटपुट से तीन चीजें निकल रही है, पहला RDS, दूसरा RD, तीसरा GM टाइम V इन, और तीनों का दूसरे वाले सिरे जो है वो ग्राउंड पे कनेक्ट हो रहा है। ओके, तो इसके आगे हम देख रहे थे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कि हमने इस सर्किट को सॉल्व कैसे करना है। तो बेसिकली सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या है कि हमें पहले आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना होगा। इस सर्किट का ओवरऑल आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप, फॉर दिस नल द वोल्टेज सोर्स, जितने भी आपको वोल्टेज सोर्स दिख रहे हैं उन सबको ग्राउंड कर दो। और दूसरा, लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड, अब आउटसाइड पे आपको, आउटपुट की साइड से आपको देखने पे कितना ओवरऑल रेजिस्टेंस इस सर्किट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अपन इसको जो VDD यहाँ पे लगा हुआ था उसको ग्राउंड किया, जो इनपुट टर्मिनल है अपन ने उसको ग्राउंड किया, क्योंकि दो ही वोल्टेज सोर्स थे, दोनों को हमने ग्राउंड कर दिया। अब इसका अगर मैं वोल्टेज इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाऊं तो कैसा दिखेगा, सेम वही मॉडल है। इनपुट पे जो पहले V इन था, अब यहाँ पे गेट टर्मिनल हो गया ग्राउंड, सोर्स टर्मिनल ग्राउंड, ड्रेन टर्मिनल जो था V आउट, यहाँ पे इस नोड वोल्टेज पे V आउट। यहाँ से ड्रेन टर्मिनल से तीन चीजें निकल रही है, पहला GM टाइम V इन, दूसरा स्मॉल इंटरनल जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है मॉसफेट का RDS, और तीसरा RD। ये आपको अब क्लियर है कि कैसे बनाया जा रहा है ये स्मॉल सिग्नल मॉडल। तो हम इसके आगे बात करते हैं कि जब V इन के दोनों टर्मिनल जीरो है, गेट और सोर्स इन दोनों के बीच में V इन लगा हुआ है,
ये दोनों ही टर्मिनल जब जीरो हो गए तो वी इन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर वी इन की वैल्यू जीरो है तो जीएम टाइम वी इन क्या होगा, वो भी जीरो होगा, क्योंकि वी इन से मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। ये जीरो हो गया तो ओवरऑल सर्किट क्या बचा, वी आउट आर डी एस पैरेलल आर डी और नीचे का टर्मिनल ग्राउंड। केवल इतना सा यही तो सर्किटरी बची, ये ब्रांच तो जीरो हो गई। ठीक है, तो आर आउट अब बाहर से देखने पे कितना दिखेगा, आर डी एस पैरेलल आर डी। और बेसिकली आपने मोस की जब बेसिक वर्किंग या पढ़ी है तो वहाँ पे आपको क्लियर होती है कि आर डी एस की जो वैल्यू है मोस का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लियर, तो आर डी के कंपेरेटिवली तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो मैं जैसे एग्जांपल लूँ तो आर डी एस की वैल्यू अगर 1000 ओम है तो आर डी की वैल्यू 1 ओम होगी। अब दो पैरेलल रेजिस्टेंस, इसमें एक की वैल्यू बहुत ज़्यादा और दूसरे की वैल्यू बहुत कम, इनका जब आप पैरेलल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कम वाले के इक्वल रेजिस्टेंस आता है। सपोज 1000 पैरेलल 1 का अगर हम निकालने हैं तो 0.99 मिलेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्विवेलेंट है। तो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस आपको आर डी के इक्विवेलेंट मिलेगा। जैसे कई बुक में आर डी एस पैरेलल आर डी नहीं लिखा, उन्होंने सीधा लिख दिया कि आर आउट इज जस्ट अप्रोक्सीमेट टू और जस्ट इक्वल टू आर डी। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि वो चीज़ कैसे आ रही है। अब चलते हैं इसके दूसरे स्टेप पे, वो है फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल एक काम है, आउटपुट जो टर्मिनल है उसको मुझे शॉर्ट सर्किट कर देना है और वहां उस ब्रांच में कितनी करंट आ रही है मुझे वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आउटपुट जो टर्मिनल था वी आउट, उसको मैंने कर दिया ग्राउंड से कनेक्ट, और इस ब्रांच में जाने वाली करंट अब मुझे कैलकुलेट करनी है, वही हमारी शॉर्ट सर्किट करंट होगी। बराबर। अब ये गेट टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल, ड्रेन टर्मिनल, ये स्मॉल सिग्नल मॉडल में आपको हर बार रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे काम हो रहा है। ड्रेन से सोर्स जीएम टाइम वी इन, ड्रेन से सोर्स इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आरडीएस, ड्रेन से जो स्मॉल सिग्नल मॉडल बना रहे हैं तो वीडीडी हो चुका है ग्राउंड, तो ड्रेन से ग्राउंड आर डी, और इस आउटपुट जो ड्रेन वोल्टेज है, ड्रेन टर्मिनल है, उसको मैंने कर दिया ग्राउंड से कनेक्ट, जो कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है ग्राउंड से कनेक्ट। यहाँ तक सब बराबर। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस रेजिस्टेंस को लेकर आरडीएस, इसका पहला सिरा जो है वो भी ग्राउंड से कनेक्ट है और इस आरडीएस का दूसरा सिरा जो है वो भी ग्राउंड से कनेक्ट है। दोनों साइड ग्राउंड टर्मिनल, मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो आरडीएस यूजलेस हो गया। ये आरडी रेजिस्टेंस, इसका एक सिरा ग्राउंड की तरफ कनेक्ट, दूसरा भी ग्राउंड से कनेक्ट, ये भी यूजलेस हो गया। ये ऐसा हो क्यों रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, जब दो पैरेलल चीजें हैं, दो पैरेलल रेजिस्टेंस या कुछ भी सर्किटरी है, उसके पैरेलल में आपने एक शॉर्ट सर्किट ब्रांच लगा दी तो सारी करंट शॉर्ट सर्किट के थ्रू फ्लो होगी। ये आपको फिजिक्स पढ़ी है आपने 12th में, तो उससे चीज क्लियर है कि शॉर्ट सर्किट पाथ जहां मिल गया तो बची हुई जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के जितने भी रूट्स हैं वो सब तो खत्म हो गए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है करंट जीरो इसमें से पास होगी, तो हमें यहाँ पे करंट देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बचती है सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच, वी आउट से लेकर जीएम टाइम वी इन, जो इसमें करंट है यहाँ से लेकर ग्राउंड तक का। तो ISC शॉर्ट सर्किट करंट जो इस ब्रांच में ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने दिखाई है, क्योंकि हमें क्या नहीं कैलकुलेट करना था, जहां पे हमने ग्राउंड टर्मिनल लगाया वी आउटपुट पे, उधर जाने वाली, उस ब्रांच में जाने वाली करंट चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वरना अगर आपने कहीं शॉर्ट सर्किट करंट को इस ब्रांच की करंट समझ के जीएम टाइम वी इन लिख दिया तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। क्योंकि आप कहोगे सर इस ब्रांच में तो ये करंट जा रही है जीएम टाइम वी इन, वो इस ब्रांच में जरूर जा रही है पर इसकी डायरेक्शन जो है वो सोर्स की तरफ है, और हमें जो डायरेक्शन चाहिए वो आउटपुट साइड, जो कि अभी ड्रेन है, उधर की साइड में चाहिए। तो ये इस कंसेप्ट को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को भले एक बार और देख लीजिए, फिर भी नहीं समझ में आया इसमें ऐसा कुछ तो प्लीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज आगे भी हर जगह काम आती रहेगी थ्रू आउट द होल लेक्चर। जितने भी एम्पलीफायर अपन पढ़ेंगे सब में यही कंसेप्ट लगने वाला है और सब में इसी चीज की कंफ्यूजन आएगी कि हम शॉर्ट सर्किट करंट कैसे लें। तो इसके लिए मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि आउटपुट साइड में डायरेक्शन और इधर की डायरेक्शन में अंतर है। तो ये डायरेक्शन के ऑपोजिट में ISC है, अपनी शॉर्ट सर्किट करंट, तो इसलिए शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू हुई -GM टाइम वी इन। ठीक है, अब अपने पास दोनों वैल्यूज हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस और शॉर्ट सर्किट करंट। वी आउटपुट क्या होता है नॉर्मली, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ से V आउटपुट इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस माइनस GM टाइम V इन RDS पैरेलल RD। अब अगर मैं इस V इन को उठा के यहाँ नीचे ले जाऊं तो वोल्टेज गेन क्या मिलेगा, V आउट अपॉन V इन इज इक्वल टू माइनस GM टाइम RDS पैरेलल RD।
ठीक है, इसको आप नॉर्मली RD लिख सकते हो, मैंने मेंशन आपको बता दिया है क्यों और कैसे। अब अपने पास है वी नो द वैल्यू ऑफ GM की फॉर्मूला से वैल्यू क्या आती है, रूट ऑफ 2 μ1 COX W/L ID। मैं अभी NMOS के लिए बात कर रहा हूँ इसलिए μ1 COX, अदरवाइज वो μp COX हो जाएगा। अब बात आती है वोल्टेज गेन की, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने जस्ट पुट किया है GM की वैल्यू यहाँ पे और ये लिखा है। यहाँ से इस फॉर्मूले से एक चीज़ समझ आ रही है, वो ये है कि अगर मैं ID और RD की वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ, सपोज कीजिए मैंने RD की वैल्यू अपनी मन मर्जी से इंक्रीज करना शुरू कर दिया, उसका प्रॉब्लम क्या होगा, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि RD के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी, और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी मतलब जो हमने कल KVL देखा था कि RD की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे KVL लगाते हैं, VDD माइनस ID टाइम RD माइनस V ऑफ ड्रेन वोल्टेज ऑफ ड्रेन। तो यहाँ इस इक्वेशन को जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम ID RD की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस बढ़ गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया, मतलब ड्रेन पे वोल्टेज डिक्रीज हो गया ड्रेन टर्मिनल पे, और ड्रेन टर्मिनल पे अपन एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज डिक्रीज नहीं करवा सकते, वरना फिर एम्पलीफायर का मतलब ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सैचुरेशन रीजन में काम नहीं कर रहा होगा उस टाइम पे। सैचुरेशन रीजन की कंडीशन क्या होती है, VDD माइनस IDRD, जो कि हमारा ड्रेन वोल्टेज है वो हमेशा बड़ा और बराबर की कंडीशन को एक बार नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हमेशा बड़ा होना चाहिए VGS माइनस VTH से। तो अब कंस्टेंट अपने को मिल चुका है कि आप IDRD की वैल्यू किस लेवल तक बढ़ा सकते हो, जो कि है IDRD की वैल्यू हमेशा लेस देन होनी चाहिए VDD माइनस VGS माइनस VTH से। इस पर्टिकुलर वैल्यू से हमेशा IDRD की वैल्यू छोटी ही रखनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारा जो मोसफेट है वो सेचुरेशन से निकल के लीनियर में या कट ऑफ में कहीं भी, लीनियर में तो पहुंच ही चुका होगा, कट ऑफ की बात अलग है। तो लीनियर रीजन में आती ही फिर हमारा एम्पलीफिकेशन का मतलब ही खत्म, कोई एम्पलीफिकेशन नहीं होगा उसके अंदर। तो जो हम स्टार्ट किया था हमने बनाना कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, वो नहीं बचेगा। तो ये एक कंस्टेंट है। ओके, तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के जो क्वेश्चन है रजावी की बुक में, हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, तो क्लियरली आपको समझ आएगा कि प्रैक्टिकली चीज़ें चल कैसे रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, ताकि आपको करंट अपडेट मिलते रहें और कोई वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।